Hello friends, my name is Arvind Singh and welcome you to my first educational video on English grammar. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कि what is grammar, इसके कितने प्रकार होते हैं, what types of grammar, और सिंपल हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको बताएंगे परिभाषा के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो अगर इंग्लिश में इसकी परिभाषा को हम देखते हैं तो सिंपल भाषा में हम ग्रामर को कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट सेंटेंसेस इन लैंग्वेजेस। ठीक है, that rules help us to communicate effectively and convey our thoughts in ideas in a clear and understandable manner. So basically आप उसको हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में हम आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि व्याकरण वह नियमों का सेट है जो शब्दों के उपयोग करने के तरीकों को निर्धारित करता है। यह नियम हमें सही रूप से संवाद करने में सहायता करते हैं, हमारे विचारों को स्पष्ट और समझने योग्य या व्यक्त करने योग्य के लिए बनाते हैं। सो टाइप्स ऑफ ग्रामर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर, जिसको हम पहला जो भाग है ग्रामर का जिसका टाइप है वो है ऑर्थोग्राफी। इसको हम हिंदी में वर्तनी विचार कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा को देखेंगे तो व्याकरण के इस भाग के अध्ययन से हम लिखने के सही ढंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। So orthography refers to correct way of writing words including spelling. Suppose करिए इसको अगर आपको इंग्लिश में बताना है तो आप ऐसे इसको बता सकते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अगर सिंपल इसका दूसरा पार्ट अगर देखते हैं तो सेकंड पार्ट को हम लोग कहते हैं इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में हम रूप विचार भी कहते हैं। ठीक है, तो रूप विचार को अगर हिंदी में आप को परिभाषा देना चाहे या परिभाषा कोई पूछे कि इटिमोलॉजी का क्या परिभाषा है, रूप विचार की क्या परिभाषा है, हम इटिमोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि शब्द कैसे उत्पन्न हुए। तो इटिमोलॉजी को आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो सिंपली कह सकते हैं कि इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। इसका तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स को हम हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। आप इसको एरो के माध्यम से देखिएगा, जहां पे हमने एरो डाला है यहाँ पे वाक्य विचार लिखा हुआ है, इसके नीचे इसका परिभाषा लिखा है। एरो के नीचे ही अगर आप परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा भी मेंशन किया है हमने, और इसका परिभाषा है कि इसके अध्ययन में हम शब्दों की बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंटैक्स अगर इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो सिंपली कह सकते हैं कि सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड एंड कंबाइंड टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ये सिंटैक्स है, इसकी ये परिभाषा है। इसका चौथा जो टाइप है वो उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन को हम हिंदी में कहते हैं विराम विचार। जैसे कि सपोज करिए इसकी परिभाषा जो होती है इसमें अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हैं पंक्चुएशन इज द यूज ऑफ सिंबल्स एंड मार्क्स इन रिटन लैंग्वेजेस टू हेल्प एंड क्लियरिफाई मीनिंग्स एंड करेक्ट प्रॉपर सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर। पंक्चुएशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोमा हो गया, आप यहाँ पे मैंने कुछ दे रखे हैं, कोमा हो गया, पूर्ण विराम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये पंक्चुएशन होते हैं। इसका जो 5वां पार्ट है इसको कहते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी को हिंदी में हम कह सकते हैं छंद विचार। अगर आप एरो पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हिंदी में छंद विचार कहते हैं। इसकी भाषा मैंने नीचे दे रखी है। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा सिंपली है कि प्रोसोडी मौखिक व्याकरण का वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अध्ययन में हम अंग्रेजी भाषा में उचित स्वर, उतार चढ़ाव, लय, ताल, छंद, त्वरणी का अध्ययन करते हैं। So prosody is the pattern, इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि prosody is the pattern of sound and the rhythm in language, including a stress, tone and timing that helps to convey emotion, emphasis and meaning. Yeah, बेसिकली जैसे कि कोई पोएम लिखना चाहता है तो प्रोसोडी की उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब वो शब्दों का सही उपयोग करके एक कविता लिखता है, जिससे प्रोसोडी का यूज होता है। ये प्रकार जो व्याकरण है ये मूल प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं जिसको मैंने आपको बताया। इसकी परिभाषा क्या है और व्याकरण के कितने भाग होते हैं। इसमें एक इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होता है जो जनरली हम लोग को पढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच।
ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जनरली इसको शब्द विभाजन के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच को लगभग 8 भागों में बांटा गया है। अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो सिंपली आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट ए वर्ड बिलोंग्स टू इन ए सेंटेंस सच एज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम नाउन से इसकी परिभाषा के साथ, इसके मीनिंग के साथ शुरू करेंगे कि नाउन क्या है। तो यहां पर हमने लिखा है नाउन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा भी मैंने नीचे मेंशन करा है। इसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, सो अगर इसको इंग्लिश में कहना हो तो आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी इसको परिभाषित किया है कि नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो पर्सन में कौन हो गए, पर्सन में हो गए जॉन, प्लेस क्या हो गया, पटना हो गया, थिंग का हो गया, कार हो गया, कार थिंग है, और आइडिया क्या हो गया, लव हो गया। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे ईच वर्ड्स रिप्रेजेंट ए नाउन बिकॉज इट्स नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। फॉर इंस्टेंस जॉन इज ए पर्सन, जॉन क्या है, एक आदमी है। पटना इज ए प्लेस, पटना क्या है, एक जगह है। कार इज ए थिंग, कार एक वस्तु है। लव इज एन आइडिया, लव एक आइडिया है। सो दिस इज नाउन। तो पहला पार्ट था जिसको हम नाउन कहते हैं, इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा के साथ हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। दूसरा भाग है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सो सर्वनाम क्या यूज होता है, सर्वनाम नाउन, इसकी परिभाषा को अगर देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन और क्लियरिफाई मीनिंग। सो एग्जाम्पल में प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ही, सी, इट। अब हम एक सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। इंस्टेड कहने की जगह, इंस्टेड ऑफ सेइंग, मान लीजिए आप एक सेंटेंस कहते हैं कि प्रिंस वेंट टू ए स्टोर। ये वाला सेंटेंस जो है, प्रिंस वेंट टू ए स्टोर एंड प्रिंस बॉट सम ब्रेड। इसमें क्या हुआ है कि हमने प्रिंस को 2 बार यूज किया है। अब इसको प्रोनाउन की हेल्प से अगर आपको इसको यूज करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यू कैन से कि प्रिंस वेंट टू द स्टोर एंड ही बॉट सम ब्रेड। सो यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है, जो किसका स्थान लिया, इसने प्रिंस को अवॉइड किया है बार बार रिपीट करने से। सो ये एक प्रोनाउन है, ही इज ए प्रोनाउन। सो मोर वन, एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड क्रिकेट। इन दिस सेंटेंस वी क्या है, एक प्रोनाउन है दैट टेक्स ए प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। आप एक ग्रुप को संबोधित करते हैं। अगर उस ग्रुप को ऐसे कहना, आप कहते हैं कि संजय, प्रिंस, मैं और अमन पार्क गए क्रिकेट खेलने के लिए। सो यहाँ पे आपने सिंपली कहा कि वी वेंट टू द पार्क एंड प्लेड क्रिकेट। तो आपने क्या किया, आपने अवॉइड किया रिपीटिंग देयर नेम्स, अपने दोस्तों का नाम लेने से रिपीट करने को आपने अवॉइड किया। इसका तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। सपोज करिए ये एडजेक्टिव है और उसको हिंदी में मैंने वहां पे लिखा है। अगर आपको इसको परिभाषित करना है, यानी परिभाषा कोई पूछे तो आपको परिभाषा बता रहा है, तो सिंपल आप कह सकते हैं जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसी शब्द को, अगर इसी परिभाषा को सिंपल आपको इंग्लिश कहना है, इंग्लिश में कहना है, देना है कहीं, तो आप दे सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन एंड ए प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटी। क्या डिस्क्राइब करता है, इसकी क्वालिटी को, विशेषता बताता है, कैरेक्टर्स को, एट्रीब्यूट्स को। सो एन एडजेक्टिव कैन इंडिकेट द साइज, शेप, कलर, एज एंड ओरिजिन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन दे मॉडिफाई। ठीक है, सो एग्जांपल ले लेते हैं, सी और ए रेड ड्रेस। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो मैंने एग्जांपल दिया है सी और ए रेड ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और रेड, ये जो है, ये जो लाल है, ये रेड है, इज एन एडजेक्टिव एंड दैट क्या डिस्क्राइब करता है, नाउन को, ड्रेस को। उसने ड्रेस पहना है, कैसा पहना है, लाल पहना है। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव है। चौथा इसका पार्ट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये वर्ब।
वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करना या होना मालूम हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे इसको अगर इंग्लिश में कहना हो तो इसे आप कैसे कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। सो वर्ब आर एसेंशियली कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस एज दे इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। अब आपको एग्जांपल में मैं समझा देता हूं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि द कैट सैट ऑन द मैट, ये एक सेंटेंस है जो आप इंडिकेट करते रहो, आप इसे ध्यान से देखिए, ये वाला सेंटेंस है। इन दिस सेंटेंस सैट क्या है, एक वर्ब है, इंडिकेट क्या कर रहा है, एक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और कैट, क्या किसके द्वारा, कैट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो आपको बताता है। इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि आई एम स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम। The word studying is a verb that indicates the action is being performed by subject I, and the verb studying shows that the subject is actively engaged in adjective of studying। तो ये आपका इसका पांचवा पार्ट है जिसे हम एडवर्ब करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड what modifies and describe a verb and adjective or another adverbs provides more information about the manner, degree, time, frequency or place the action or state indicated by the verb। अब इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप कहते हैं किसी सेंटेंस में she speaks, अब इसको आप बोल देते हैं कि आप इसको लाउड बोल देते हैं कि he speaks loudly। तो इसमें जो वर्ड है द लाउडली, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने ये सेंटेंस वर्ड लिखा है लाउडली, ये एक एडवर्ब है। क्या मॉडिफाई करता है वर्ब को, वो बोलता है, कैसे बोलता है, तेज बोलता है, लाउडली बोलता है। ठीक है, दूसरा वाक्य ले लेते हैं शी सिंग्स वेरी वेल। इसमें क्या है कि द वर्ड वेरी इज एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव वेल बाय इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ हर सिंगिंग एबिलिटी। वो उसके सिंगिंग एबिलिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। सो दिस इज एडवर्ब। इसका छठा पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन को हिंदी में हम पूर्वसर्ग भी कहते हैं और संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं। सो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर नाउन या प्रनाउन का संबंध अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है, नाउन या प्रनाउन के पहले आता है, उसका संबंध अन्य शब्दों से कराता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सो इसको इंग्लिश में आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन, टाइम और मैनर। ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, आपका टाइम और मैनर को, लोकेशन को, टाइम को, मैनर। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इसमें अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें जो द वर्ड है ऑन इज ए प्रीपोजिशन है। ये क्या शो कर रहा है कि लोकेशन, कि किताब कहां पे रखा गया है, किताब कहां पे है और टेबल पे है। इसमें ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसमें एक दूसरा वाक्य है सी वॉक्स थ्रू द पार्क। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, इसमें थ्रू है, हो गई थ्रू इसका प्रीपोजिशन है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ हर वॉक, मतलब उसके डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि वो कहां से गई है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रीपोजिशन। इसका सातवां पार्ट है जिसको हम कहते हैं कंजक्शन। ये आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट है जिसको हिंदी में हम कहते हैं संयोजक। सो इसका परिभाषा क्या होता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। ये सिर्फ वर्ड्स को नहीं जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है सेंटेंस में। सो कंजंक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन आइडियाज, शो रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन। सो ये तीनों चीज कंजंक्शन ही करता है। एग्जाम्पल, मैं एक वाक्य लेता हूं कि आई लाइक टू स्विम एंड बाइक। तो इसमें जो एंड है ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है टू वर्ब्स को, स्विम एंड बाइक को। तो मैंने इसमें एंड जो है ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट इंक्वायर्स बोथ एक्टिविटीज, यानी मुझे दोनों चीज पसंद है, मैं स्विम भी करना चाहता हूं और मैं बाइक भी चलाना चाहता हूं। सो दिस इज कंजंक्शन, जो जोड़ता है दो शब्दों को, वो कंजंक्शन है।
इसके अलावा एक 8वां पार्ट है जिसका पार्ट ऑफ स्पीच का आखिरी भाग है जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इसे कहते हैं हिंदी में विस्मयदीबोधक। इसको अगर परिभाषा में आप देखेंगे तो सिंपली इसमें ये लिखा है कि जिस शब्द से किसी आकस्मिक भावना के सुख दुख घृणा प्रेम अभिव्यक्ति का बोध हो उसे इंटरजेक्शन कहता है। अचानक कुछ आपने देखा, आपने आश्चर्य प्रकट करा, आपने खुशी व्यक्त करी, आपने दुख व्यक्त करी, दैट इज इंटरजेक्शन। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग इन अ सेंटेंस। सो इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू कन्वे सडन और इंटेंस रिएक्शन और टू ग्रैब सम अटेंशन, समवन अटेंशन। किसी के अटेंशन को पाने के लिए भी आप जो भावना व्यक्त करते हैं वो भी इंटरजेक्शन में आता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कहीं गया और मैंने देखा एक सुंदर सा व्यू, एक पहाड़ देखा, एक लोकेशन देखा और मैं यहाँ पे सुनाता हूँ कि वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू। सो द इंटरजेक्शन वाओ, ये क्या मैंने एक्सप्रेस करा है कि मैं कितना खुश हुआ, अमेज्ड हुआ इस चीज को देख के और मैं कितना एडमायर कर रहा हूँ इस लोकेशन को। तो द वाओ इज ए इंटरजेक्शन। सैड, सी इज नो मोर। तो इसमें जो सैड है, मैं जो दुख व्यक्त कर रहा हूं, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। इस तरीके से हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों को तथा ग्रामर के 5 पार्ट कौन से हैं उनको मैंने आपको समझाया। इसके अलावा अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं इस नंबर के बारे में बताऊंगा। नंबर क्या है, उसके कितने भाग होते हैं, नंबर को कहाँ यूज कर सकते, ठीक है, आप उसकी कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये आप जान सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको जरूर देखेंगे, नंबर क्या है, नंबर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके टाइप्स कितने, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेम वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम और भी आसान भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे।